हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन थेरेपी कैसे देते हैं, किस तरह से दी जाती है, ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है। तो ऑक्सीजन ऐसे पेशेंटों को दी जाती है जिनकी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। बॉडी के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो हाइपोक्सीमिया कहलाता है, और अगर टिश्यू के अंदर कम हो जाए तो हाइपोक्सिया कहलाता है। तो ऑक्सीजन क्या होती है, ब्लड के अंदर, ब्लड के साथ साथ में बॉडी के अंदर मूवमेंट यानी घुमाता है। जो ब्लड ही होता है वो ही ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाता है। ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है तब ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन देना O2। ठीक है, तो इसकी है परिभाषा, डेफिनेशन यानी परिभाषा। ऑक्सीजन थेरेपी इज एडमिनिस्टर्ड, ऑक्सीजन थेरेपी तब दी जाती है ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। सप्लीमेंटल यानी सप्लीमेंट के रूप में दी जाती है यूजिंग मास्क। किससे दी जाती है ऑक्सीजन? मास्क से के द्वारा दी जा सकती है, या फिर नेजल कैनुला के द्वारा दी जा सकती है, लैरिंगोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा दी जा सकती है, और नेजल कैनुला और नेजल ट्यूबिंग जो है उसके द्वारा, वेंचुरी मास्क बहुत सारे आते हैं। ट्यूब्स एट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन इन द रूम एयर, रूम एयर से ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उसमें, टू द पेशेंट इन ऑर्डर टू रिलीव हाइपोक्सीमिया। वर्ड आया है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मतलब लो O2 इन ब्लड, O2 का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाना, रक्त के अंदर O2 का लेवल कम हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोक्सीमिया कहलाता है। और एंड टू ट्रीट एंड टू प्रिवेंट हाइपोक्सीमिया, ये तो हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए एंड प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, हाइपोक्सिया यानी टिश्यू के अंदर लो O2 इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, लो O2 इन टिश्यू। तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन कि ऑक्सीजन थेरेपी इज द एडमिनिस्टर्ड ऑफ सप्लीमेंट ऑक्सीजन, सप्लीमेंट ऑक्सीजन के रूप में दी जाती है। ठीक है, और ये हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया के इलाज करने के लिए और उसे रोकने के लिए दी जाती है। प्रिवेंट यानी हाइपोक्सीमिया को रोकने के लिए दी जाती है। पेशेंट को कमरे की हवा से अधिक सांद्रता में मास्क द्वारा, नेजल कैनुला द्वारा, लैरिंगोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन दी जाती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है ऑक्सीजन देने की। अब उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है इसका?
उसका पर्पज। तो टू इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए, ठीक है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल यानी O2 सेचुरेशन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। टिश्यू के अंदर O2 के लेवल को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। टिश्यू मतलब ऊतक, ठीक है, टिश्यू मतलब होता है ऊतक, ऊतक में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए। टू ट्रीट हाइपोक्सिया एंड इन टू ट्रीट हाइपोक्सिया और इन हाइपोक्सिमिक पेशेंट, हाइपोक्सिमिक पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए, हाइपोक्सिया का इलाज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हाइपोक्सिया का इलाज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, के लिए O2 का यूज किया जाता है, ठीक है। हाइपोक्सिया, वो भी मैंने बताया था, हाइपोक्सिया ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, और हाइपोक्सीमिया ब्लड के अंदर और हाइपोक्सिया टिश्यू के अंदर। टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया यानी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी को प्रिवेंट करने के लिए। टू रिड्यूस एंजाइटी एसोसिएट विद द लैक ऑफ ऑक्सीजन, पेशेंट को अगर घबराहट होती है, एंजाइटी का मतलब हो गया बेचैनी हो जाना, ठीक है, एंजाइटी का मतलब घबराहट या बेचैनी। बेचैनी किससे, किसकी कमी की वजह से, अगर कोई ऑक्सीजन की कमी से उसे बेचैनी हो रही है, O2 की वजह से अगर पेशेंट के अंदर बेचैनी वगैरह एंजाइटी देखने को मिल रही है, घबराहट देखने को मिल रही है, ठीक है, चिंता देखने को मिल रही है, इसको चिंता बोल सकते हैं, एंजाइटी को चिंता। तो फिर उसको पेशेंट को ऑक्सीजन लगाएंगे। टू रिड्यूस फियर फ्रॉम सफोकेशन एंड डेथ, अगर किसी पेशेंट को सफोकेशन हो गया, ठीक है, ऐसी जगह पे जहां पे ऑक्सीजन का लेवल एकदम से कम हो गया है, सफोकेशन हो गया पेशेंट को, सफोकेशन हो गया है, तो उस पेशेंट को भी क्या करेंगे, जिसे डेथ होने वाली है, उन पेशेंटों को भी ऑक्सीजन थेरेपी जल्दी देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। ये क्या करता है, फियर को कम करता है, डर को कम करता है ऑक्सीजन थेरेपी, सफोकेशन को, जिससे सफोकेशन के कारण अगर कोई डर गया डेथ के कारण तो उसको कम करेगा। उसके बाद में अचीव सफोकेशन का मतलब हो गया दम घुटना, ठीक है, दम घुटना, दम घुटना। अगर दम घुटने या डेथ के डर के कारण, डर रहा हो डेथ के कारण, तो भी उसे ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। टू अचीव इफेक्टिव रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए, इफेक्टिव रेस्पिरेशन के लिए भी हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। टू इम्प्रूव पेशेंट्स कंफर्ट एंड हेल्थ स्टेटस, पेशेंट के कंफर्ट और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए भी हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। कंफर्ट मतलब आराम, पेशेंट का आराम और हेल्थ स्टेटस, स्वास्थ्य स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। टू इम्प्रूव द पेशेंट्स क्वालिटी लाइफ, पेशेंट की क्वालिटी लाइफ को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये पर्पज है, इस पर्पज में हम ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं। तो इन कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। पहली कंडीशन थी, अगर पेशेंट के ऑक्सीजन सेचुरेशन कम आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है पेशेंट का आना चाहिए, जो एस्पुटी की मशीन लगाते हैं हाथ में, देखा होगा एक मशीन लगाते हैं, कोरोना में सबसे ज़्यादा यूज़ हुई थी, हाथ में मशीन लगा के चेक करते हैं कि पेशेंट कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है, कितनी ऑक्सीजन ले रहा है। अगर वो 90 से कम आ रही है तो मतलब वो कम आ रही है, मतलब तो अगर 90 से 85 के बीच में आ रही है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर 95 से ऊपर है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 90 तक भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
तो इस तरह से ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया जाता है, और जब ऑक्सीजन चेक की जाती है, जब ऑक्सीजन कम लगती है तो फिर क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन लगा देना चाहिए, क्योंकि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो ऑक्सीजन लगाना चाहिए। उसके बाद में ट्रीट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया ब्लड के अंदर भी अगर ऑक्सीजन की कमी लगे तो ऑक्सीजन लगा देना चाहिए। तो ये एबीजी द्वारा पता करेंगे हम, एबीजी आरटीए ब्लड गैसेज चेक करेंगे और ऑक्सीजन लगा देंगे टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। तो ये हाइपोक्सिया को से प्रिवेंट करता है, इसलिए ऑक्सीजन लगा सकते हैं। एंजाइटी यानी चिंता वगैरह, टेंशन वगैरह, बेचैनी हो तो उसको कम करता है। ऑक्सीजन की वजह से अगर उसे टेंशन वगैरह हो रही हो तो उसे कम करता है। टू रिड्यूस फियर फ्रॉम सफोकेशन एंड डेथ। तो सफोकेशन और डेथ के कारण जो फियर रहता है तो उसको भी कम करता है, ठीक है। टू इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट एंड हेल्थ स्टेटस। ये हेल्थ स्टेटस को और पेशेंट के कंफर्ट को, हेल्थ स्टेटस को और कंफर्ट को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा। उसकी जो लाइफ की क्वालिटी है, ऑक्सीजन, अच्छी ऑक्सीजन मिलने से उसकी जो लाइफ की क्वांटिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ पर्पस थे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। उसके बाद में है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है आपका फैक्टर। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, तो पहला है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज ये कुछ क्रोनिक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, यानी सीओपीडी की डिजीज है, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इस डिजीज में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर किसी पेशेंट को ये डिजीज है तो पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उसे ऑक्सीजन लगाया जा सकता है। कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में सबसे पहला है सीओपीडी। उसके बाद में एनीमिया। अगर पेशेंट के एनीमिया का मतलब हो गया किसकी कमी, ब्लड की कमी आ जाती है, ब्लड की कमी आने के कारण एनीमिया हो जाता है, यानी आरबीसी वगैरह की कमी आ जाती है। तो ब्लड ही क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो अगर पेशेंट के अंदर ब्लड की कमी है तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी कम होगा, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें भी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ARDS सिंड्रोम्स। उसके बाद में मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन है जो ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, विच डिप्रेस ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग को डिप्रेस करती हो, ब्रीदिंग को कम करती हो, ठीक है। ब्रीदिंग को क्या कर देती हो, श्वसन को कम कर देती है, सांस लेने की क्रिया को कम कर देती है। तो इस टाइप की मेडिसिन के कारण भी ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। उसके बाद में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अगर किसी पेशेंट को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है तो जैसे हार्ट डिफेक्ट दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है। यह है अगर जन्म के टाइम अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, ठीक है, क्या है, डिफेक्ट है, तो ऐसे पेशेंटों को भी ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में अस्थमा, पेशेंट को अस्थमा है, एलर्जी कंडीशन है जिसमें ब्रोंकियल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल में इन्फ्लामेशन होने की कंडीशन कहलाती है ब्रोंकाइटिस। इस कंडीशन में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एम्फाइसीमा, ये वाली डिजीज़ में भी ज़रूरत पड़ती है। हाई एल्टीट्यूड्स और इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज, अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है उसके अंदर भी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। निमोनिया है पेशेंट को तो भी ज़रूरत पड़ती है। न्यूमोथोरैक्स है तो भी ज़रूरत पड़ेगी। पल्मोनरी एडिमा है पेशेंट को तो भी ज़रूरत पड़ेगी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो भी ज़रूरत पड़ेगी। रिकंस्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। स्लीप एपनिया है, सोते समय एपनिया की कंडीशन आ जाती है तो भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
ये क्या होता है एम्फाइसीमा? ये एक लंग डिजीज है, लंग्स डिजीज है जिसमें क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं, डैमेज द एलोलाई इन आवर लंग्स, डैमेज एलोलाई इन आवर लंग्स। तो एलोलाई क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो एम्फाइसीमा के अंदर क्या हो जाते हैं, एलोलाई डैमेज हो जाते हैं लंग्स के अंदर। तो ये लंग्स डिजीज है जिसके अंदर डैमेज हो जाते हैं एलोलाई, जिसके ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो इसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और निमोनिया, निमोथोरेक्स, पल्मोनरी एडिमा यानी पल्मोनरी लंग्स में कोई सूजन आ जाती है, एम्बोलिज्म हो जाए कोई, तो इसके कारण भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे। अब क्लिनिकल साइन, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो क्लिनिकल क्या साइन होंगे, क्लिनिकल साइन कैसे होंगे? सबसे पहला क्लिनिकल साइन है क्लिनिकल साइन कलर ऑफ स्किन, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर की स्किन है, पिंगनिंग फ्रॉम द ब्लू और पेल कलर। ठीक है, स्किन कैसी होती है, रेड होती है। नॉर्मली कैसी होती है स्किन, नॉर्मली स्किन होती है रेड कलर की, लेकिन जब स्किन का कलर ब्लू होने लगे, ठीक है, स्किन का कलर कैसा होने लगे, ब्लू होने लगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कभी भी देखा होगा आपने, अगर यहाँ से अंगुली को अपन काफ़ी देर तक दबा के ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हाथ पर नीले पड़ने लग जाएंगे, तो मतलब ऑक्सीजन की कमी है। पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। कन्फ्यूजन का मतलब हो गया भ्रम। ठीक है, तो पेशेंट क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। अगर ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो जो कंसंट्रेशन वगैरह वो नहीं कर पाएगा, जैसे टिश्यू डैमेज होने लगते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो वो कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, उसके बाद में कफ, खांसी आ सकती है। अगर कोई सीओपीडी डिजीज़ है, सीओपीडी डिजीज़ है, अस्थमा है, ठीक है, अस्थमा है, निमोनिया है या फिर ब्रोंकाइटिस है, तो ये बहुत सारी जो सीओपीडी डिजीज़ है या रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ है, जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ है, तो उन सभी डिजीज़ के कारण क्या होगा, खांसी वगैरह आएगी। फास्ट हार्ट रेट कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है, टेकिकार्डिया, ठीक है, टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद में रैपिड ब्रीदिंग, उसको टेकिपीनिया कहते हैं, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग हो सकती है, पसीना आना, विजिंग साउंड और स्टूडोर, विजिंग साउंड जैसे सीटी जैसी आवाज़, सांस लेने में सीटी जैसी आवाज़ आएगी। यूजिंग एक्सिलरी रेस्पिरेटरी मसल्स, और जो सांस लेने में रेस्पिरेटरी जो एक्सिलरी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसका यूज करेगा। तो ये कुछ सिम्टम है जो पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी को शो करते हैं। ये कुछ सिम्टम है जो पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी को शो करते हैं। सबसे पहले स्किन का जो कलर है, स्किन का कलर है वो हमेशा क्या होगा, जैसे कभी दबाते हैं तो वो स्किन का कलर नॉर्मली कैसा होता है, रेड कलर का होता है, तो वो कलर कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे चेंज देखने को मिलेगा। ब्लू कलर की स्किन हो जाती है। छोटा बच्चा होता है, जन्म लेने के बाद में अगर वो ज़्यादा ब्लूज कलर का हो तो मतलब ऑक्सीजन की कमी है, उस पेशेंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। उसके बाद में अगर किसी पेशेंट में ऑक्सीजन कमी है तो वो थोड़ा कंफ्यूज दिखेगा, तो उसमें भी ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे क्या पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो जैसे बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, सीओपीडी डिजीज़ हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एडेमा हो गया, तो ऐसी बहुत सारी डिजीज़ है जो अभी हमने पढ़ी थी। रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ जो है उनके कारण क्या होगा, खांसी वगैरह आएगी, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, विसिंग साउंड आएगा, सांस जल्दी जल्दी लेगा,
हार्ट रेट तेज हो जाएगी। ये कुछ ऐसे सिम्टम आएंगे जो ऑक्सीजन की कमी को शो करते हैं, ठीक है। रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, स्वेटिंग, पसीना आने लग जाएगा, व्हीजिंग साउंड आएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी है। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस क्या है इसका, डायग्नोसिस तो टू आइडेंटिफाई एंड एसेस पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, इसका पॉजिटिव और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर का एसेस करना ये सबसे बड़ा गोल है, इसका लक्ष्य है। अपना लक्ष्य क्या है कि आइडेंटिफाई करना पॉजिटिव और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जो अभी डिजीज के बताए थे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, उसका असेसमेंट करना, ठीक है। असेसमेंट के अंदर क्या देखेंगे, व्हेन असेसिंग फॉर हाइपोक्सिया चेक एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग साइन, ठीक है। जब अगर हाइपोक्सिया के लिए असेसमेंट करते हो, पता लगाते हो, आंकलन करते हो, ठीक है, तो रिकॉर्ड करना है, चेक करना, रिकॉर्ड करना है। इवेलुएट कंप्लीट वाइटल साइंस, वाइटल साइंस चेक करने कंप्लीट, टीपीआर एंड बीपी, ठीक है, बीपी और टीपीआर चेक करना है, कंप्लीट वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर, पल्स, फ्रिक्वेंटली ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है, ये चेक करना है। इवेलुएट रेस्पिरेटरी स्टेटस, उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करना है, टेकीकार्डिया, टेकीपीनिया, कुसिमल रेस्पिरेशन, एपनिया वगैरह तो नहीं है। ऑस्कल्टेस लंग्स एंड हार्ट, हार्ट और लंग्स को ऑस्कल्टेस करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा पता लगाना है, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगाना है। इन्वेस्टिगेट इज देयर एनी क्रोनिक पल्मोनरी और कार्डियक कंडीशन, अगर पेशेंट को कोई क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज है, यानी लंग्स की कोई रिलेटेड डिजीज है, लंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज है, पल्मोनरी डिजीज है, जैसे सीओपीडी हो गई, अस्थमा हो गया, वैसी कोई डिजीज है, और कोई कार्डियक कंडीशन है, कोई हार्ट डिफेक्ट है, हार्ट डिजीज है, तो उसका पता लगाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका चेक कैपिलरी रिफिल ऑन एक्सट्रीमिटीज, कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करना है, उससे भी ऑक्सीजन का पता लगेगा। कैपिलरी रिफिल टाइम इज वेरीज विद द एज, शुड बी रिटर्न टू द नॉर्मल विद इन 2 to 3 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड के अंदर कैपिलरी रिफिल टाइम वापस हो जाना चाहिए। अगर वो नॉर्मल टाइम नहीं हो ले रहा है तो मतलब तकलीफ, प्रॉब्लम है। कैपिलरी रिफिल ऑन एक्सट्रीमिटीज, कैपिलरी रिफिल टाइम वेरीज विथ एज, शुड बी रिटर्न नॉर्मल विथ 2 से 3 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड में, ठीक है, 2 से 3 सेकेंड के अंदर इन ऑल पेशेंट, सभी पेशेंट के अंदर 2 से 3 सेकेंड के अंदर ये आना चाहिए, ठीक है। इवेलुएट देयर 3 पेरिफेरल एंड सेंट्रल साइनोसिस, इवेलुएट इज देयर पेरिफेरल एंड सेंट्रल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस और सेंट्रल साइनोसिस का पता लगाना है। साइनोसिस का मतलब ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन्स, ठीक है। लुकिंग फॉर द एविडेंस और रेस्टलेसनेस, पेशेंट का रेस्टलेसनेस वगैरह में देखना है कि पेशेंट रेस्टलेसनेस तो नहीं हो रहा, ये चेक करना है, ठीक है। चेक हाउ द पेशेंट इज आंसरिंग, और कैसे आंसर दे रहा है, क्वेश्चन का जवाब कैसे दे रहा है, आंसर कैसे दे रहा है। इज देयर एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है तो वो पता लगाना है, कंफ्यूजन वगैरह है पेशेंट को मतलब ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको होश में कितना है, बेहोश है कि होश में है कि कैसा है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में नर्सिंग इंटरवेंशन टू हेल्प द पेशेंट एस्टैब्लिश, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन गोल है टू हेल्प द पेशेंट एस्टैब्लिश नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ये आपका गोल रहेगा नर्सिंग इंटरवेंशन में कि पेशेंट का जो नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, ब्लड के अंदर O2 का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, ये आपको क्या करना है, गोल है आपका। तो इसके लिए क्या करोगे, प्रोसीजर, इसके लिए क्या प्रोसीजर करोगे, प्रक्रिया क्या करोगे,
प्रक्रिया, तो प्रोसीजर सबसे पहले इंश्योर दैट द प्रॉपर ऑक्सीजन डिवाइस एंड फ्लो रेट और FiO2 वगैरह चेक करनी है, ठीक है। इंट्रोड्यूस, तो सबसे पहले ऑक्सीजन डिवाइस वगैरह के बारे में प्रॉपर देखना है, प्रॉपर ऑक्सीजन डिवाइस वगैरह है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करना है। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सप्लाई, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, O2 की जो सप्लाई है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगे रहते हैं, कभी कभी वो ख़त्म हो जाते हैं, तो सेंटर O2 वगैरह है तो वहाँ से जो सप्लाई है O2 की वो प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, तभी पेशेंट को ऑक्सीजन सही मिलेगी। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, और प्रोसीजर ऑक्सीजन लगाने का जो प्रोसीजर है वो पेशेंट को, मरीज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है, ठीक है, बताना है, उसे समझाना है। प्रिपेयर द डिवाइस एंड कनेक्ट इट द फ्लो मीटर, ठीक है। अब ऑक्सीजन लगाने के लिए डिवाइस को क्या करना है, प्रिपेयर करना है और फ्लो मीटर से ऑक्सीजन कनेक्ट करनी है। फ्लो मीटर जैसे ये, एक मिनट, जैसे इस तरह से ऑक्सीजन का ये फ्लो मीटर रहता है, ठीक है, उसके अंदर पाइप रहती है, उसके अंदर वाटर भरा रहता है ऐसे, और जब ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन ऐसे कनेक्ट होके पेशेंट के मुंह पे लगा देते हैं ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है, इस तरह से पेशेंट के ऑक्सीजन का मास्क लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, इससे ऑक्सीजन जाती है और इसमें एयर बबल आते रहते हैं, एयर बबल निकलते हैं, मतलब ऑक्सीजन चालू है। तो इस तरह से आपको पूरा फ्लो मीटर वगैरह कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में एडजस्ट द ऑक्सीजन फ्लो रेट एप्रोप्रिएटली, और जो ऑक्सीजन की फ्लो रेट है, जैसे इसके ऊपर मीटर लगा रहता है, मीटर के ऊपर आप देखोगे तो इसके ऊपर नंबर लगे रखेंगे ऐसे, तो नीचे से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा रहता है। तो कितने फ्लो पे देनी है, 2 पे देनी है, 4 पे देनी है, 6 पे देनी है, 6 ml पर आवर पर मिनट देनी है। तो इस तरह से फ्लो रेट है जो किस रेट पे देनी है, तो रेट क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे कितनी रेट पे देना है, ठीक है। डिपेंड ऑन द डिवाइस इट हैज बीन सेलेक्टेड एडजस्ट ऑफ द फ्लो सो दैट द रेट, और डिवाइस पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग डिवाइस पे डिपेंड करता है किस दे रहे हो, नेजल कैनुला से दे रहे हो, नेजल मास्क से दे रहे हो, या फिर नॉर्मल मास्क दे रहे हो, वेंचुरी मास्क से दे रहे हो, ऑक्सीजन हुड से दे रहे हो, या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब से दे रहे हो, ऑक्सीजन किस से दे रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। हैज बीन सिलेक्टेड विच कोरेस्पॉन्ड टू द डिवाइस बीइंग यूज्ड, ठीक है। कंसल्ट टू पैकेजिंग इंसर्ट फॉर द फर्दर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो कंसल्ट डॉक्टर वगैरह है उससे कंसल्ट करके और वो उसके बाद में वो लगानी है, ठीक है। बी क्वेश्चन द फ्लो रेट इज एक्सेस ऑफ दिस मे बी इंक्रीज एक्सपायरेटरी वर्क ऑफ ब्रीदिंग। द फ्लो रेट इज एक्सिस ऑफ दिस में भी इंक्रीज, क्या ये ध्यान रखना है कि फ्लो रेट ज़्यादा हो सकती है, सावधान रखना है कि कभी कभी क्या होता है फ्लो रेट क्या है, बढ़ सकती है, सांस लेने के जो ब्रीदिंग एक्सपायरेटरी वर्क है वो भी बढ़ सकता है। जो फ्लो रेट बढ़ सकती है तो फिर क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की भी पेशेंट को ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फ्लो रेट वगैरह का भी ध्यान रखना है, जिसके कारण क्या है ब्रीदिंग भी बढ़ जाएगी। प्लेस द डिवाइस ऑन द पेशेंट फेस, ठीक है, और जो ये मास्क रहता है वो पेशेंट के
फेस पे रहना चाहिए, जो मास्क रहता है चेहरे पे रहना चाहिए, ठीक है। मास्क चेहरे पे फिट होना चाहिए, मास्क शुड बी फिट ऑन द फेस टू द इंश्योर, ठीक है। ये आपको इंश्योर करना है कि जो मास्क लगा हुआ है वो चेहरे पे एकदम फिट है कि नहीं है, फिट ऑन द फेस, इंश्योर द एडिक्वेट FiO2 डिलीवर, और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसको प्रॉपर FiO2 ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, उसका पता करना है। FiO2 का मतलब हो गया फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। उसके बाद में है इंश्योर द पेशेंट कंफर्ट एंड टॉलरेंट ऑफ द डिवाइस। इंश्योर करना है कि पेशेंट टॉलरेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है डिवाइस से, ठीक है। तो पेशेंट जो है आराम से सहन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है, टॉलरेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। For infant and children who may be not tolerant, must modify the fit as necessary of ensure compliance inadequate oxygenation prongs and oxygen food। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट वगैरह होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, तो वो ऑक्सीजन मास्क से कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, वो नहीं पाते। या तो नेजल प्रोंग आती है, ठीक है। नेजल प्रोंग कैसी आती है, इस तरह से नेजल प्रोंग आती है एक, जिसके अंदर दो डिवाइस लगे रहते हैं, वो नाक के अंदर फिट आ जाते हैं इस तरह से, या तो वो, या फिर ऑक्सीजन हुड आता है वो लगाना चाहिए, ठीक है। इफ देयर इज नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी, ऑब्टेन ट्रांसपोर्ट सिलेंडर, वेरीफाई द कंटेंट, ठीक है। यदि पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी के लिए परिवहन की आवश्यकता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया परिवहन, कार वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह की आवश्यकता है, तो ट्रांसपोर्ट सिलेंडर होना चाहिए जो साथ में जा सके, ठीक है। तो देखा होगा एम्बुलेंस वगैरह में ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट सिलेंडर साथ में होना चाहिए, वेरीफाई कंटेंट, ठीक है। तो वो साथ में जाके ऑक्सीजन कंटिन्यू रहे उसकी। टाइटन द रेगुलर into the cylinder, open the valve 1 and turn on the verify the pressures of the, ठीक है। अब ये तो है कि उसको सिलेंडर को टाइट कैसे करें, ओपन कैसे करें, वो वेरीफाई करने प्रेशर को, ठीक है, प्रेशर को वेरीफाई करना। अटैच द डिलीवर ऑफ डिवाइस फॉर ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट्स है जैसे कार वगैरह के लिए, उसके साथ में डिलीवर डिवाइस भी अटैच कर देनी चाहिए। कंटिन्यू द प्रोसीजर लाइक इट वाज बी डिस्क्राइब अबव, और उसको प्रोसीजर भी कंटिन्यू क्या बता देना चाहिए, डिस्क्राइब कर देना चाहिए। मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ द थेरेपी विद द पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री हाथ में लगाने के लिए एक छोटा सा मीटर आता है, उससे मॉनिटर करते रहना चाहिए। एंड ब्लड गैसेज एनालिसिस, ब्लड गैसेज एनालिसिस ABG टेस्ट होता है, उसके द्वारा ब्लड गैसेज एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ABG टेस्ट के द्वारा हम ब्लड गैसेज एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में एसेस द पेशेंट फॉर टॉलरेंट थेरेपी, और जो पेशेंट की सहनशीलता का आकलन करना चाहिए, टॉलरेंस थेरेपी का आकलन करना चाहिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट द इनिशिएशन फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, चेंज इन थेरेपी, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन थेरेपी लगाई उसके लिए डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए। इफेक्ट, इसका इफेक्ट कितना है, टॉलरेंट कितना कर रहा है, इसके लिए सारा डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए। डॉक्यूमेंट द वे ऑफ यूजिंग थेरेपी, किस से दे रहे हो, जैसे ऑक्सीजन मास्क से दे रहे हो, नेजल प्रोंग से दे रहे हो, नेजल कैनुला से दे रहे हो, या फिर वेंचुरी मास्क से दे रहे हो, तो वो वे कौन से वे है वो डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए, लिख देना चाहिए। डॉक्यूमेंट मोड ऑफ डिलीवरी डिवाइस ऑफ FiO2, ठीक है, और FiO2 वगैरह के भी जो है डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए। डॉक्यूमेंट द लेवल ऑफ SpO2, SpO2 का लेवल चेक करके उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए।
डॉक्यूमेंट इंडिकेशन फॉर यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी यूज का पता लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इवेल्युएशन, द पेशेंट विल हैव नॉर्मलाइज वाइटल साइन एंड फील बेटर। इससे क्या होगा, इन चीज़ों से क्या होगा, इवेल्युएशन क्या निकलेगा, लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो पेशेंट विल बी हैव नॉर्मलाइज, नॉर्मल हो जाएगा, वाइटल साइन नॉर्मल आएंगे, फील बेटर, बेटर फील करेगा, जब ऑक्सीजन की कमी है वो दूर हो जाएगी तो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, वाइटल साइंस उसके नॉर्मल आ जाएंगे। पेशेंट विल बी स्टैब्लिश मेंटेन नॉर्मल ब्लड लेवल ऑफ द ऑक्सीजन, और उसके जो ब्लड के अंदर जो O2 का लेवल है वो भी कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, उससे पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा। तो ये है इवेल्युएशन, ठीक है। द पेशेंट विल बी एक्सपीरियंस द मिनिमम डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और प्रोसीजर के कारण बहुत कम डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो ये ऑक्सीजन की कुछ इमेज है, उसके अंदर बता देता हूँ। ये कुछ इमेजेस है, जैसे ये वाला ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन मास्क है, ठीक है। ये मास्क के अंदर ये पाइप कनेक्ट करने के लिए है, और ये नेजल प्रोंग वाली कनेक्टर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको छोटा सा, ये नाक के अंदर जाता है, नेजल प्रोंग्स इस तरह से रहता है, और ये भी ऑक्सीजन के डायरेक्ट यहाँ कनेक्टर है जो इसमें ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये देखो नेजल प्रोंग इस तरह से लगा रहता है पेशेंट को लगाया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से देखो, ये यहाँ पे नेजल प्रोंग नाक के अंदर लगाई है दो, और इस तरह से कनेक्टर है, ये कनेक्ट करके ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ फ्लोमीटर वगैरह होगा, उसमें फ्लोमीटर में दिखता रहता है, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ये ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, ठीक है। वो तो नेजल कैनुला लगाया हुआ था, और ये ऑक्सीजन मास्क, ठीक है, नेजल प्रोंग से दे रहे थे वो, और ये ऑक्सीजन मास्क है, ठीक है। ये इस तरह से पूरा मास्क रहता है, ये बीच में रस्सी रहती है फिट करने के लिए, और ये ऑक्सीजन पाइप है जो आगे कनेक्ट रहता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन आती रहती है, ठीक है। ये भी नेजल प्रोंग से, ये देखो यहाँ पे भी नेजल प्रोंग लगाया हुआ है नाक के अंदर, ठीक है, इससे भी ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है। तो ये भी O2 थेरेपी। तो थैंक यू सो मच। इस तरह से ऑक्सीजन दी जाती है। तो पेशेंट में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, अगर पेशेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम आ जाए तो क्या क्या करना चाहिए, जो अभी हमने क्लास में पढ़ा, ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें ऑक्सीजन मास्क के द्वारा दे सकते हैं, नेजल प्रोंग के द्वारा दे सकते हैं, बहुत सारे मास्क आते हैं, इन्फेंट वगैरह में ऑक्सीजन हुड वगैरह आता है, ऑक्सीजन टेंट भी आता है, उससे भी ऑक्सीजन दी जाती है। तो जिन पेशेंटों में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है बाई ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा। ये जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो अभी कोरोना के अंदर देखा होगा कि आपने ऑक्सीजन बहुत सारे पेशेंटों में कम देखने को मिली, तो वो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो SpO2 मशीन आती है उसके द्वारा हम ऑक्सीजन का लेवल असेस करके फिर हम ऑक्सीजन पेशेंट को लगाते हैं, जिससे पेशेंट की क्या है, बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी तो वो टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा था, वो दूर हो जाएगा, जिससे पेशेंट का कन्फ्यूजन वगैरह कम हो जाएगा, पेशेंट की जो हार्ट रेट वगैरह बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी, पेशेंट की जो श्वसन लेने की जो दर थी वो बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें उसके ठीक होने की चांसेस है, ठीक है, इसलिए हम ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।